कैसे हो साथियों। फिज़िक्स में हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जब हमने पहली वीडियो की शुरुआत करी थी तभी आपको बताया था कि ये जो पूरा हम पढ़ना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, इसमें सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ चार्ज ही है। जो हम चार्ज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ है। उसमें हम तरह तरह की कंडीशंस लगाते हैं तो हम पे अलग अलग तरह की चीज़ें बनती है। जैसे अगर चार्ज रेस्ट में हो तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है तो एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंड्यूस ईएमएफ भी होता है। फिर आपने एसी के बारे में पढ़ा। उसी कड़ी में आज नेक्स्ट श्रृंखला जो है आपकी, नेक्स्ट जो आपका स्टेज है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है यार, बेसिक सी बात है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सिलरेट करना शुरू कर जाता है, क्या करना शुरू कर जाता है? एक्सिलरेट। जब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ठीक है, एक्सिलरेट करना शुरू कर जाता है तब वो अपने चारों तरफ एक तरह की वेव बनाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये बहुत तरह की होती है। जनरली इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर ही होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इनका भी ऑर्डर इतना ही होता है लगभग। और आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत तरह की पढ़ी है, जैसे रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे। ये सारी आपकी क्या है? रेडियो वेव्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स फिर और पार्ट में भी टूटती है। AM, FM, UHF, VHF, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, बट आपके कोर्स में इतना है नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है ये सारी चीज़ें, बट आपके उसमें छोटा सा ही है तो हम इसे जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। बेसिक चीज़ तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कौन करता है? एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ हम एक फोर्थ डायमेंशन को जोड़ेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रीजन है घूमने का वो फोर्थ डायमेंशन है। 1 डायमेंशन आपको पता है लेंथ होती है, 2 डायमेंशन एरिया होता है, 3 डायमेंशन वॉल्यूम होती है आपकी क्लास में, ऐसे बोल सकते हैं। या 1 डायमेंशन सिर्फ एक ही एक्सिस में मूव करना हुआ, 2 डायमेंशन मतलब किसी प्लेन में मूव करना हुआ, और 3 डायमेंशनल मतलब किसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में या क्यूबॉइडल कंपोनेंट में मूव करना हुआ। आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और सामने भी आ सकते हैं। 3 डायमेंशन है। 1 डायमेंशन ये हुआ, 2 डायमेंशन ये हुआ, 1 2 3, 3 डायमेंशन ये हुआ। फोर्थ डायमेंशन इज़ इटसेल्फ, जो आप ये अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट देखते हो, यूनिवर्स देखते हो, अगर ये भी मुड़ने लग जाए, है ना, ये भी आपस में क्या हो जाए? कंप्रेस हो जाए या एक्सपेंड हो जाए, तो इसे हम फोर्थ डायमेंशन बोलते हैं। और ये सब टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। तो जो हमारा फोर्थ डायमेंशन होता है वो होता है स्पेस एंड टाइम। स्पेस मतलब ये जो आपका 3D स्पेस है और प्लस इसमें क्या जुड़ जाए? टाइम जुड़ जाए, तो ये फोर्थ डायमेंशन बनता है। 4D का एक फैब्रिक होता है, फैब्रिक जैसे कपड़े का फैब्रिक होता है, ठीक है, तो कपड़े को हम मोड़ सकते हैं, खींच सकते हैं, वैसी चीज़ें। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन फिज़िक्स में तो क्या होगी? एक ऐसी वेव है जो 4 डायमेंशन में ट्रैवल करती है। 4 डायमेंशन आपको पता है, पहले के 3 डायमेंशन तो आपको पता ही है, यूनिवर्स है। इन तीनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी की वायर ले सकते हैं, अपनी लेंथ की, अपनी मर्ज़ी का हम वाइट बोर्ड ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का हम बॉक्स बना सकते हैं। तो 3 डायमेंशन हमारे कंट्रोल में है। टाइम नहीं है हमारे कंट्रोल में, टाइम सिर्फ फॉरवर्ड ही जाता है, टाइम बैकवर्ड नहीं आ पाता। तो टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है जिसमें हम जीते हैं। हाँ, हमें फोर्थ डायमेंशन का एहसास ज़रूर है कि टाइम जैसी कोई चीज़ होती है, हम लोगों ने बनाया है, उसके लिए घड़ियाँ बनाई है। घड़ी से पता चलता है कि समय बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। और आपके मानसून्स, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, इन सब से भी पता चलता है टाइम का। रात हो रही, दिन हो रही, सर्दी हो रही, गर्मी हो रही, ये चीज़ें, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये 3 से 5 मार्क्स का चैप्टर है। कोशिश करेंगे इसे 2 दिन में ख़त्म करने की। 2 दिन आपके वीडियोज़ आएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है? अगर इसकी बेसिक से फिज़िक्स में डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसी वेव है जो स्पेस या वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है।
स्पेस या वैक्यूम में लॉरेंज फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और 4 डायमेंशन हमें यहाँ इंक्लूड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द वेव propagating in is the wave propagating in space या vacuum, space a vacuum. Electromagnetic wave is the wave propagating in space या vacuum through electric field and magnetic field. मतलब कुल मिला के इन सब को बोलते हैं लॉरेंज फील्ड, वो चीज़ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ द वेव प्रोपगेटिंग इन स्पेस वैक्यूम थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंज फील्ड दैट वेरीज इन 4 डायमेंशन। अब ये 4D में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है 3D जिसे हम बोलते हैं स्पेस, ठीक है, प्लस टाइम, स्पेस प्लस टाइम। टाइम एक आपका इंडिविजुअल डायमेंशन है, बाकी 3 डायमेंशन इंटर रिलेटेड है। तो ये एक ऐसी वेव है जो प्रोपगेट करती है स्पेस या वैक्यूम में थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिनको हम कुल मिला के लॉरेंज फील्ड बोलते हैं। और यही वेव वेरी करती है 4 डायमेंशनल स्पेस में, जिसमें 3D टाइम है और 1 डायमेंशन टाइम है। 3D स्पेस है और 1 डायमेंशन टाइम है। कैसे वेरी करती है? साइमल्टेनियसली वेरी करती है। तो ये आपको लिखना है। तो इससे अच्छी और अडेप्ट मेरे को डेफिनेशन मिली नहीं, ये सही बैठेगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव है जो स्पेस या वैक्यूम जो आप देख पा रहे हो उसमें वेरी करती है, ठीक है। स्पेस या वैक्यूम में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। और अगर हम टाइम को भी इंक्लूड कर दें तो एक परफेक्ट डेफिनेशन बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब इसका प्रोपगेशन का जो हमारा वो होता है डायरेक्शन होती है, वो कैसे होती है? तो प्रोपगेशन की डायरेक्शन ऐसी होती है, अगर मैं 3D प्लेन बनाऊँ, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक हम पे वाई है और एक हम पे जेड एक्सिस है ये। तो अगर एक्स एक्सिस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, वाई एक्सिस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, तो ये जो हमारा प्लेन बना एक्स वाई प्लेन, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा। जैसे वाइट बोर्ड है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन ऐसे होगा, इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा और बाहर जाएगा, प्लेन से परपेंडिकुलर और बाहर। तो उसे हम दिखा कैसे सकते हैं? उसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये एक यहाँ से बनाना, ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसमें एक वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है और एक वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। इसमें दोनों एरो बाहर को निकलेंगे, प्लेन से बाहर जाएगी। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसे नोट करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि अगर हम पे एक प्लेन हो जिसमें हॉरिजॉन्टल तो इलेक्ट्रिक फील्ड है या वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो ऊपर या नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? ये चीज़ है। ये हम पे एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो हम पे डायरेक्शन होगी या क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी को देगा। क्लियर है इतना? शाबाश। अब अगर इसमें हमको जोड़ना चाहिए तो ये जोड़ सकते हैं। इसमें एक कर्व तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एनवलप है। एनवलप मतलब रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनवलप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कर्व को हम एनवलप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो मैंने इस वाले कर्व को एनवलप बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये जो नीचे वाला कर्व बचा ये वाला, दिस इज़ एनवलप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं चाहूँगा साथियों आप ये बड़ा बनाएं, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से एक कर्व को, तो ये जो हेलिकल कर्व है उसे एनवलप ले लेना इलेक्ट्रिक फील्ड का और दूसरे कर्व को एनवलप ले लेना मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर? शाबाश। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कौन करता है। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन प्रोड्यूस करता है? तो आपको पता है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ये प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी प्रोड्यूस होगी। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, या आप ये बोल सकते हो इसकी जगह ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। दोनों एक ही बात है, या तो एक्सेलरेटेड चार्ज लो या ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लो, ठीक है। फील्ड भी नहीं बोलना तो आप इलेक्ट्रिक चार्ज ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या तो ऐसा चार्ज जो एक्सेलरेट कर रहा है वो प्रोड्यूस करेगा, या ऑक्सीलेट भी वही बात है, एक्सेलरेट करना, ऑक्सीलेट भी वही चीज़ होती है सर्कुलर मोशन में। तो ऑक्सीलेट जो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज करता है, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक होता है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। शाबाश, क्लियर। अब इसमें एक नोट देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों ही तरह की होती है, प्रोग्रेसिव भी और रिग्रेसिव भी। प्रोग्रेसिव कब बनेगी? प्रोग्रेसिव मतलब वो मैग्नीट्यूड में हमेशा बढ़ रही है, तो प्रोग्रेसिव तब होगी जब चार्ज एक्सेलरेट करे। और रिग्रेसिव मतलब जो मैग्नीट्यूड में कम होती रह रही है समय के साथ, 4 डायमेंशन के साथ, 4th डायमेंशन के साथ जो कि टाइम है उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो वो होगी डिक्सेलरेट इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता है आपको, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ बोथ प्रोग्रेसिव मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बढ़ता ही रहता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ बोथ प्रोग्रेसिव मतलब जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ बढ़ता रहे, और ये होता है ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज। ये एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से होता है, एज वेल एज रिग्रेसिव भी होगा। रिग्रेसिव मतलब क्या है? जिसका समय के साथ मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और ये होता है ड्यू टू डिक्सेलरेटेड चार्ज। क्लियर है? शाबाश। अब जैसे एक एलसी सर्किट होता है, तो जब उसमें भी ऑक्सीलेशन होता है, एलसी क्या? इंडक्टर और कैपेसिटर। तो जो एलसी सर्किट होता है जब उसमें भी ऑक्सीलेशन होता है तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं कि इन एन एलसी सर्किट जो हमारा रेजोनेंस होता है या जो फ्लक्चुएशंस होती हैं इलेक्ट्रिक, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकती है। तो इन आ एलसी सर्किट, कोई हमारा एलसी सर्किट हो, एल आपको पता है क्या होता है? इंडक्टर होता है। इंडक्टर आपको पता है बनता कैसे? कॉइल के जैसे बनता है। एंड कैपेसिटर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं ऐसा, ठीक है। व्हेन रेजोनेंस, जब रेजोनेंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन भी रेजोनेंस ही है। तो जब रेजोनेंस हो या इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस अकर करें, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस। तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन सकती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अगर हम पे एलसी सर्किट हो जिसमें एक इंडक्टर हो और एक कैपेसिटर हो, उसमें जब भी रेजोनेंस की कंडीशन आएगी, देखो आपको पता है रेजोनेंस के लिए एल और सी बेयर मिनिमम है, आर एल सी भी चलेगा, एल सी तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो एल सी सर्किट में जब भी रेजोनेंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस की कंडीशन आएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ भी प्रोड्यूस हो सकती है, ये आपको याद रखना है, क्लियर। और यहीं से फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता सकते हैं हम इसी के टर्म में, तो वो भी नोट में लिख लेते हैं। नोट क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी गिवन बाय वही फ्रीक्वेंसी इज़ 1/2π √LC, ये हो सकती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? 1/2π √LC, क्लियर।
थोड़ा हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह की वेव है, किस नेचर की होती है? दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और पानी की वेव के जैसे ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल तो आपको पता ही है क्या होता है, जैसे स्प्रिंग होता है, ये किसी वायर को आप कंप्रेस या एयर फेंक कर दो, स्प्रिंग को कर दो, और एक होता है ट्रांसवर्स, कंसेंट्रिक सर्किल बनते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स नेचर का होता है। कोई ऑक्सीलेटिंग चार्ज होगा, कोई ऑक्सीलेटिंग चार्ज है, जैसे ये चार्ज है, ये ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। मान लो ये इसकी मीन पोजीशन है, इससे ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, थोड़ा और बढ़ेगा, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, थोड़ा और बढ़ेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मीन पोजीशन के अराउंड, ये ऐसे जाएगा, यूं यूं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हमेशा बढ़ता रहता है, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ऐसे और ऐसे। तो यहीं पे इसका एपिसेंटर तो यही है, तो यहाँ से आप पे क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, कैसी? ट्रांसवर्स, ऐसी। तो कोई चार्ज ऑक्सीलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूँ प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। मेन पोजीशन ये रही इसकी, इसके अराउंड ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूम सकता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे प्रोड्यूस होती है। तो बात कर लेते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या है, इसकी बात करते हैं। तो हम पे नेक्स्ट हेडिंग है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या है? तो दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स होती है नेचर में, ठीक है, ट्रांसवर्स। नेचर में कैसी होती है? ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स में क्या होता है? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, जैसे यहाँ पे था। तो दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है ट्रांसवर्स होती है नेचर में, और देर आर राइट परपेंडिकुलर सेट ऑफ 3 वेक्टर्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कौन सी एक्सिस में होती है? जेड एक्सिस में सिचुएटेड, जो मैंने आपको बनाया था अभी, दोबारा बनाने तो बना लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्स एक्सिस, मान के चलते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है ये, और ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या होगी? स्पीड होगी। तीनों आपस में कैसे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए राइट परपेंडिकुलर सेट लिखा है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा बातें नहीं थी कहने की, नेचर याद रखना, ट्रांसवर्स होती है नेचर में। और दूसरी बात, ये नॉन मैकेनिकल होती है, इसको मैटर की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोपगेशन के लिए, ये वैक्यूम में भी बिना मैटर के ट्रैवल कर सकती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा की ज़रूरत इसे नहीं पड़ेगी। जैसे साउंड वेव है या रेडियो वेव है, तो उसमें से रेडियो वेव को तो ज़रूरत नहीं पड़ती, साउंड वेव को ज़रूरत पड़ती है। साउंड वेव जो होती है उसमें मैटर की ज़रूरत पड़ेगी, वैक्यूम में तो वो हो ही नहीं सकता प्रोपगेट, ये चीज़ है। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या खासियत है? तो पहली बात तो देखो, जैसे ये न्यूट्रल है, नॉन मैकेनिकल है, ठीक है, इसे मैटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये सारी चीज़ें हम लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है? पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब जिन्हें मीडियम की ज़रूरत हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस की फॉर प्रोपगेशन, ट्रैवल करने के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस की ज़रूरत हो, इनको नहीं होती। ये वैक्यूम या स्पेस में भी ट्रैवल कर लेते हैं, और सबसे खास बात साथ ही वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे, ठीक है, लगभग उतनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉन मैकेनिकल, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम या फ्री स्पेस with the speed of light, with the speed of light, that is c is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ है, ठीक है। दे आर नॉन मैकेनिकल।
ट्रैवल इन फ्री स्पेस या वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, c 3 × 10⁸ इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेवलेंथ। हमने बहुत सारी रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे बना रखी है। इन सब की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग है। अलग होके भी ये लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करती हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेवलेंथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। ऐसा हो क्यों पाता है? क्योंकि ये वेव नेचर की है, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे सबसे मेन बात है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेवलेंथ। ये आपका डुअल नेचर में और अच्छे से क्लियर होगा कैसे कैसे हो पाता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेवलेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरलाइन मारेंगे। वेवलेंथ कुछ भी हो पर ये लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करेगी। दूसरी, दे आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर न्यूट्रल, न्यूट्रल होती हैं ये, मतलब दे हैव नो चार्ज, दे हैव नो चार्ज, कोई इनमें चार्ज नहीं होता। और अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो ना इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर पाएगी और ना इन्हें मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर पाएगी, कोई डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज एंड डू नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। न्यूट्रल है तो इन्हें कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे खास बात क्या है? आपने देखा था एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बट इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ हम प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूरी नहीं है कि एक यूनिडायरेक्शनल हो या सिंगल एक्सिस में हो, वो प्लेनर भी हो सकती है, वो प्लेन में लाई करेगी। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी एक टू डायमेंशनल फिजिकल एंटिटी है, तो वो भी प्लेनर में लाई करेगी। तो ये माना गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम फेज़ में ऑक्सीलेट करते हैं और उनके बीच में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता। वो तो मैंने बनाने के लिए बना दिया, आपको लगेगा इनके बीच में 90 डिग्री है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेनर है, मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे प्लेनर है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑक्यूपाई होल ऑफ द एक्स वाई प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो ऑक्यूपाई होल ऑफ द एक्स वाई प्लेन। कहने की बातें अब थोड़ा अपडेट करते जाते हैं, ठीक है। ये तो तीसरा पॉइंट ये आएगा, इन electromagnetic wave both electric field and magnetic field are in same phase। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे सेम फेज में, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों सेम फेज में। इसका मतलब दैट इज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट्स विद सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो फेज डिफरेंस भी बनेगा, ये आपको पता ही है। ओमेगा आता है ना एंगल के अंदर, इनको भी साइनोसोडियली रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी और ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ऐसे करंट और एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, तो फेज सेम होगा। तो दैट इज़ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट्स विद सेम फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम बनेगी और फेज़ सेम आएगा, फेज़ एंगल सेम आएगा, फेज़ डिफरेंस 0 आएगा, ठीक है। बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड देयर इज़ नो फेज़ डिफरेंस बिटवीन देम, देयर इज़ नो फेज़ डिफरेंस बिटवीन देम, देयर इज़ नो फेज़ डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी हो सकती है, तो वहीं उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी प्लस माइनस बी नॉट साइन ओमेगा टी होगी, बी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ये इसका तीसरा पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करती है। जैसे आपने देखा था ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे टिंडल इफेक्ट हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, वही चीज़ें। और वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इनके इलेक्ट्रिक फील्ड या जो ऑक्सीलेटिंग वेक्टर है उसी की वजह से होती है। तो चौथी चीज़ ये आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शोज़ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं, लाइक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपको पता है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन पता है मीडियम चेंज होता है, इससे लाइट की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब लाइट हर डायरेक्शन में मूव करती है, अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट जैसे रेक्टिलिनियरली प्रोपगेट करती है सीधी, बट कोई शार्प ऑब्स्टेकल आ जाए तो उसकी वजह से क्या होती है, बेंट हो जाती है वो चीज़ें। और जैसे टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट भी ऑप्टिकल इफेक्ट होता है, पाथ ऑफ द पार्टिकल बिकम विजिबल। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो कर देती है, ठीक है। ये अब एक और बात है कि ऑप्टिकल इफेक्ट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी कोई चीज़ बोली है, वो अभी देखेंगे। पांचवी क्या है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपॉन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपको देगा सी। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ द लाइट। तो द रेशियो ऑफ, और मैग्नीट्यूड ही लेना सिर्फ है, क्योंकि डायरेक्शन लेके कोई फ़ायदा नहीं, फेज डिफरेंस तो ज़ीरो है। तो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को ऐसे लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड है ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो आपको होता है बी, गिव्स, इनका रेशियो ई बाई बी गिव्स स्पीड ऑफ, स्पीड जो कि लाइट की स्पीड ही होगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये देगा। क्लियर है, शाबाश। तो सी क्या होगा, सी जो है, सी हमारी स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर लगा देना। और इसका एक और वैल्यू है अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आप पे कैल्सी है, यहाँ पे हाथ होंगे, तो आप म्यू नॉट की वैल्यू डालना। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, यूनिट आपको पता है एम्पेयर मीटर इनवर्स। और एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू डालना 8.8 इंटू 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर 2, नहीं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर फोर्स। तो न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 कूलम का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू डालना। आप पे इतनी आएगी जितनी सी की वैल्यू होती है, जो कि कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यही वैल्यू आने वाली है। तो इसके दो फार्मूले हैं, सी का तो है कितना, ई का वेक्टर अपन बी के वेक्टर का मॉड, या 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू डालना, आपको पता चल जाएगा, इतनी आएगी 3 इंटू 10⁸। अब यहाँ पे एक और चीज़ बात है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सी जो होता है वो 1/n भी होता है। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट याद रखना ये 1 जो है, ये वाला 1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू ऑफ एयर, इसलिए ठीक है। आपको ये भी पता है लाइट की स्पीड ऐसे भी डिनोट होती है c/v, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू c/v, तो वही चीज़ है। तो 1 जो है ऊपर एयर का है, तो c इज इक्वल टू 1/n होता है, और यही बराबर होता है अंडर√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट के। शायद एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, आर होता है, म्यू रिलेटिव, म्यू आर एप्सिलॉन आर होगा। वैसे तो इसको इसके बराबर रख दो। और n की एक और वैल्यू है रूट ऑफ म्यू रिलेटिव ई रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रेशियो। तो ये भी कुछ फार्मूले जो आपको मेमोराइज करने हैं, ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी चीज़ें। फार्मूला थोड़ा गलत बन गया नीचे वाला तो सही है, इसको मत लिखना बस, पता नहीं कैसे लिखा दिया सर ने, ये सही है और वो सही है, ठीक है। चलो, तो अभी हमने देखी स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट अगर मीडियम में देखा जाए तो मीडियम में भी देख सकते हैं। अभी तक आपने फार्मूले क्या पढ़े, इसे हम 5th नंबर मान लेते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा जो आपका सी था, किस में था, ये वैक्यूम में था। इसकी वैल्यू थी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
और यही बराबर था √1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट के। ये वैक्यूम में थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड। फिर हमने ये भी देखा कि एन होता है √μ रिलेटिव, एप्सिलॉन रिलेटिव मतलब वही रेशियो है ये। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि एयर का तो 1 होता है या वैक्यूम का 1 होता है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए तुम्हें क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, c/v। ये होता है c किस में, वैक्यूम में, v होता है मीडियम में, पता है ना। n को म्यू भी लिखते हैं, म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बराबर c/v के। c होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸, v चेंज होता रहेगा मीडियम के साथ, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना। और c के और भी फार्मूले बन सकते हैं। c का फार्मूला म्यू के टर्म्स में बन सकता है μr/μm, या c का फार्मूला बन सकता है εr/εm। तो ये कुछ फार्मूले हैं, आप लोगों को याद रख लेना, ठीक है। और फिर स्पीड v इन मीडियम, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इन मीडियम v है, ठीक है। कितनी है, v है। वैक्यूम में तो c थी, बट मीडियम में कितनी है, v है। तो ये बराबर होगा कितने के, 1/√। बस आप ये देखो, जब वैक्यूम था तो यहाँ आया μ0 एप्सिलॉन नॉट, अब मीडियम है तो आएगा μr एप्सिलॉन r, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। जब वैक्यूम था तो नीचे आया μ0 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम में तो नॉट ही लगाते हैं, बट जब मीडियम है तो हमने रिलेटिव रेशियो लिख दी √μr एप्सिलॉन r, ठीक है। या अगर आप चेंज करना चाहो, क्योंकि ऊपर में c भी इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था, तो पहले तो यही वाला फार्मूला देख लो, μm एप्सिलॉन m भी लिख सकते हैं इसे, ये चीज़, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वैक्यूम में कितनी है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट है। बट किसी मीडियम में क्या होगा, मीडियम का हम रिलेटिव मीडियम की हम परमेबिलिटी और परमिटिविटी डाल के रख सकते हैं। क्लियर है, शाबाश। अब एक चीज़ और है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा n = c/v होता है, ये चीज़ पढ़ ली कि n कितना होता है, c/v होता है। यहीं पे देख लो, नेक्स्ट डालना, n = c/v होता है, बट n एक और चीज़ के बराबर होता है, आपने अभी पढ़ा √μr एप्सिलॉन r के, वहाँ से। तो यहाँ से और भी फार्मूले बन सकते हैं, बट बेसिक फार्मूला तो यही है। मान लो आपको v निकालना है, तो v लिख सकते हो आप कितना, c/n या c/√μr एप्सिलॉन r, ये भी आप लोग लिख सकते हो। क्लियर है, गुड। एन आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, v क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड मीडियम में, c क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वैक्यूम में। बाकी μr आपको पता है रिलेटिव परमेबिलिटी है, एप्सिलॉन r आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, μ0 है परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, एप्सिलॉन m क्या है, परमिटिविटी इन मीडियम, और μm क्या है, परमेबिलिटी इन मीडियम। ये सारे फार्मूले अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी किसकी वजह से है, तो दो की वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और दोनों की इंटेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी लगभग बराबर होती है। तो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ प्रोपगेटेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो प्रोपगेटेड होती है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। क्लियर, देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी प्रोपगेटेड लिखा हुआ सर ने, ओके, प्रोपगेटेड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, ठीक है।
और किस डायरेक्शन में होती है, तो जो वेव के डायरेक्शन है, जैसे ट्रक चलेगा तो जिस साइड चलेगा उसी साइड उसकी एनर्जी होगी, काइनेटिक पोटेंशियल, ऐसी है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोपागेट तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर करेंगे, बट किस डायरेक्शन में करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। DIRN डायरेक्शन है, वेव की ही डायरेक्शन में प्रोपागेशन होगा एनर्जी का भी। अब जो एनर्जी डेंसिटीज़ होंगी लगभग बराबर होंगी, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द एवरेज energy densities due to electric field and magnetic field are सेम होती है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, एनर्जी डेंसिटी का सिंबल आपको पता था, मैं ऐसे बनाता हूँ, आप कैसे भी बनाएं, हम तो ऐसे बनाते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी आपको पता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² आता है। बस यहाँ पे उल्टा करना है, क्या करना है, 1/2 लिखना है, ठीक है। अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो एप्सिलॉन नॉट का भाई यहाँ आता है म्यू नॉट, वो आएगा नीचे, ठीक है। और E² ऊपर है तो B² ऊपर आएगा, तो ये दोनों बराबर आएंगे, एवरेज सेम है और टोटल एनर्जी डेंसिटी इनका ही सम होगा, ठीक है। शाबाश, ये दोनों एवरेज ही हैं, तो चाहे आप यहाँ पे एवरेज लगा दो ऐसे AVG और यहाँ पे AVG। सर कैसे बनाएंगे, तो ये तो याद था बच्चे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ये भी आपको बताया था, E² की जगह B², 1/2 अपनी जगह, बट अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो म्यू नॉट कहाँ आएगा, नीचे आएगा। क्लियर है इतना, शाबाश। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म होती हुई बात करेंगे, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारी लाइट वेक्टर की, ठीक है। तो लाइट वेक्टर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो वेक्टर होता है जो ऑप्टिकल इफ़ेक्ट क्रिएट्स करता है, ठीक है। ऑप्टिकल इफ़ेक्ट जो है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टिंडल इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें क्यों या किस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हो पाती है साथियों, तो वो वेक्टर या जो वो फैक्टर है वो है हमारा लाइट वेक्टर। क्लियर, तो हम बात करेंगे नोट में लाइट वेक्टर की। लाइट वेक्टर क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कंपोनेंट या वेक्टर, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट। एक्सेलरेटेड इफेक्ट की वजह से कौन करता है, वो आपको पता है, एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन। अभी मैं ऑप्टिकल इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो लाइट वेक्टर करता है। तो इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंपोनेंट होता है, या आप इसे बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रिक वेक्टर ही है, ठीक है। दैट इज़, सारे काम तो इलेक्ट्रिक वेक्टर में ही करे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक वेक्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज़ इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, which is responsible for optical effect, which is responsible for optical effects। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो भी ऑप्टिकल इफेक्ट होते हैं, जैसे हमने अभी देखे थे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो इसी लाइट वेक्टर की वजह से होते हैं। क्लियर है इतना, शाबाश। अब थोड़ा अगर मैं आपको स्पेक्ट्रम बताऊं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी बैंड आता है या बहुत बड़ा वेवलेंथ का रेंज आता है, उसको हमने डिवाइड करा है। कैसे डिवाइड करा है, तो देखो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल रे, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा विजिबल, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट जिसको यूवी बोलते हैं, यूवी,
then X-ray, then gamma rays, गामा GAMMA गामा रे। तो ये होता है इनके स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद रख लें, राम मेरा, राम मेरा, राम मेरा, इंडियन, इंडियन वीज़ा उठा, उठा, और ज़ाइलोफ़ोन, ज़ाइलोफ़ोन होता है एक डिवाइस होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो ज़ाइलोफ़ोन गा। आप ऐसे याद रख लें, राम मेरा इंडियन वीज़ा उठा और ज़ाइलोफ़ोन गा, राम मेरा इंडियन वीज़ा उठा और ज़ाइलोफ़ोन गा, राम मेरा इंडियन वीज़ा उठा और ज़ाइलोफ़ोन गा। राम क्या है? रेडियो, मेरा माइक्रो, इंडियन इंफ्रारेड, वीज़ा विजिबल, उठा यूवी रे, और ऐसे रहने दो ज़ाइलोफ़ोन एक्सरे, गा गामा रे। तो राम मेरा इंडियन वीज़ा उठा और ज़ाइलोफ़ोन गा। बात क्या है कि जब हम इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर, ठीक है, तो वो ऊपर लिख लेता हूँ। बात ये है कि इन्हें अरेंज कैसे कराएं कि जब हम राम मतलब रेडियो वेव से, रेडियो वेव्स से उधर तक जाएंगे गामा रे तक, गामा रे तक, तो इधर जाते हुए वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज़ होती है। वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, तो रेडियो वेव की है। और अगर मिनिमम वेवलेंथ पूछूं तो आपने बोलना है गामा रे की है। जबकि साथियों अगर मैं पूछूं फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी है, तो आपने बोलना है गामा रे की है। ये फ्रीक्वेंसी है, वो गामा का सिंबल है। और फ्रीक्वेंसी मिनिमम किसकी है, तो आपने बोलना है रेडियो वेव की है। सर ऐसे क्यों हो गया? तो आपको बताया था, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड होती है c, डिस्टेंस होता है लैम्डा, टाइम पीरियड होता है t, 1/t बनता है फ्रीक्वेंसी, तो c इज़ इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो c बाई लैम्डा इज़ इक्वल टू न्यू, और c कांस्टेंट होता है, तो न्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। न्यू और लैम्डा के बीच में कैसा रिलेशन है? इन्वर्स है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम उसका लैम्डा मैक्सिमम, तो देखो वो रेडियो है, और जिसका लैम्डा मिनिमम जो कि गामा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, जो कि फिर दोबारा कौन हो गया? गामा रे हो गया। तो राम मेरा इंडियन वीज़ा उठा और ज़ाइलोफ़ोन गा, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल यूवी एक्सरे और गामा रे। ये आपको याद रखना है, ठीक है, शाबाश। चलिए अब इनके कुछ फ्रीक्वेंसी रेंजेस भी लिख लेते हैं। कुछ आपको फ्रीक्वेंसी रेंजेस याद करने पड़ेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करोगे तो बढ़िया ही रहेगा। तो देखिए क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रेंजेस। रेंजेस कोई चीज़ नहीं होती, रेंज ही होता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रेंज लिखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ लिख देंगे, यहाँ वेवलेंथ लिख लेंगे, वहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाएगी, यहाँ वेवलेंथ आ जाएगी जो कि लैम्डा है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि आपका कौन है? न्यू है। फ्रीक्वेंसी न्यू होती है। तो देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आपको रेडियो वेव्स आएगी, जगह भी तो बनानी है। रेडियो वेव्स इतने में आ जाएगी, माइक्रोवेव इतने में आ जाएगी, इंफ्रारेड यहाँ आ जाएगी, फिर आएगी विजिबल जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, यूवी रे जो वाटर प्यूरीफायर में होती है, रेडियो राम मेरा इंडियन वीज़ा उठा और ज़ाइलोफ़ोन गा। अब एक्सरे तो फ्रैक्चर के लिए होती है, और गामा रे, गामा, इसको हम गामा भी लिख सकते हैं ऐसे, गामा रे। तो 1 2 3 4 5 6 7 होंगी। आगे बढ़ाते हैं, ये
ऐसे, तो वेवलेंथ मीटर में आएगी और फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में आएगी, ठीक है। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो कितनी होती है 0.3 मीटर से कुछ किलोमीटर होती है, 0.3 मीटर से फ्यू किलोमीटर सबसे ज़्यादा है, देखो कितनी ज़्यादा है। माइक्रो की इसकी कम होती है, माइक्रो आपको पता है किसके लिए होता है, फूड प्रिपेयर और बाकी चीज़ें। तो ये होती है 10⁻³ मीटर से 0.3 मीटर। अब जोड़ते जाना, देखो 0.3 आ गया, अब यहाँ पे 10⁻³ आएगा, समझ रहे हो ना, शाबाश। तो 7.8 इंफ्रारेड की होती है, 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर से (10⁻³ मीटर। अब तो समझ गए ना कैसे चलता है, ऐसे फिर ऐसे। अब ये इधर आएगा, इधर 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर इधर आएगा, सब मीटर में। अब अगर मीटर लिख भी ना पाऊँ तो बुरा मत मानना। तो ये है 3.8 × 10⁻⁻7 टू 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर, ये चीज़ है। आपको याद करने पड़ेंगे, सीरीज़ में याद कर लेना। यूवी रे है, फिर देखो 3.8 इधर आएगा, तो आगे क्या आएगा 6 × 10⁻10 मीटर से 3.8 × 10⁻7 मीटर, ये है। इसके बाद एक्स रे, फिर आपको पता है 6 × 10⁻10 वहाँ आएगा, ठीक है, ऐसे ही चलता है। तो एक्स रे है 6 × 10⁻12 से कितना, अच्छा इसमें चेंज हो गया, 10⁻9 मीटर है, ठीक है, कुछ तो एक्सेप्शन आएंगे ही, तो देख लेना। और गामा रे है 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर। तो एक बार चेक कर लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको ये तो पता है ना कि जब हम ऐसे जाएंगे, यूँ जा रहे हैं, तो लैम्डा डिक्रीज़ हो रहा है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी यहाँ पे, ठीक है। लैम्डा डिक्रीज़ होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जब कैसे जाएंगे हम, ऐसे जाएंगे ऊपर से नीचे, तो लैम्डा डिक्रीज़ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। रेडियो की क्या है 0.3 मीटर से कुछ किलोमीटर है, फिर माइक्रो की कम हो गई 10⁻³ मीटर, मतलब 1/1000 मीटर, या 1 किलोमीटर का 1/1000वां भाग से 10⁻³ फिर ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है। 5-6 बार कर लेना बोर्ड से पहले रिवाइज़, तो एक आइडिया लग जाएगा। आपको पूरा एक्यूरेट रिजल्ट तो चाहिए नहीं, बस अंदाज़ा चाहिए, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना आपको। अब देखो रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, तो कितनी है 10⁻9 हर्ट्ज़ से फ्यू किलो हर्ट्ज़, 10⁻9 हर्ट्ज़ से फ्यू किलो हर्ट्ज़ है, कम ही है, ठीक है। किलो तो 10⁻³ होता है ना। अब ये कितना है देखो, माइक्रोवेव का है 3 × 10⁻11, 3 × 10⁻11, देखो कितना ज़्यादा हर्ट्ज़ हो गया। ये 10⁻³ है, वो 10⁻11 हो गया। तो 3 × 10⁻11 से 10⁻9 हर्ट्ज़ तक है ये, और नीचे जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इंफ्रारेड की है 4 × 10⁻14 से 3 × 10⁻11, 4 × 10⁻14 से 3 × 10⁻11। बच्चों इनसे कभी भी दिमाग नहीं बनेगा आपका, ये मेमोराइज़ करने के लिए हम पे कंप्यूटर हैं। लॉजिकल बात करेंगे। विजिबल है 8 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14, 8 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14, ये ठीक है। नेक्स्ट यूवी है 3 × 10⁻17 से 5 × 10⁻19, 3 × 10⁻17 से 5 × 10⁻19, इतना है, माइनस नहीं है, वो डैश है, ठीक है। और फिर एक्सरे है 5 × 10⁻19 से 3 × 10⁻17, नहीं 20 होगा, हाँ तो उल्टा दे रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं। 5 × 10⁻19 से एक बार वैसे भी कॉपी बुक से चेक कर लेना है ना, 3 × 10⁻17 चेक कर लेना प्लीज़, है ना, उल्टा चल रहा है ना ऐसे, यूँ, ठीक है। नेक्स्ट है 3 × 10⁻22 है गामा की, से 3 × 10⁻18, 3 × 10⁻22 से 3 × 10⁻18 हर्ट्ज़ में। तो आपको याद रखना है, याद रख लेना प्लीज़, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको पता चला इतनी तरह की वेव होती है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे और गामा रे, इतनी तरह की हम पे वेव्स होती हैं।
बट सबसे मेन बात यह है कि ये प्रोड्यूस कैसे होती है, इतनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। राम मेरा इंडियन वीज़ा उठा और ज़ाइलोफोन का नीचे जाएंगे, वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। बात करते हैं अब इन्हें प्रोड्यूस कैसे करते हैं हर एक को। तो हमारी नई हेडिंग आएगी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कैसे करा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा रेडियो वेव। तो रेडियो वेव आपको पता है एलसी ऑक्सीलेशन से भी हो जाता है, ठीक है ये। तो रेडियो वेव प्रोड्यूस बाय एलसी ऑक्सीलेटेड सर्किट या ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऐसा बोल लो आप। जैसा आपने देखा होगा रेडियो होता है ना आपके घर में, तो उसमें सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, वहीं से होता है ये। तो प्रोड्यूस बाय ऑक्सीलेटिंग, एलसी ऑक्सीलेटर लगा रहता है उसमें, तो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोड्यूस बाय ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोड्यूस करता है रेडियो वेव को। अब देखो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इसमें ना, कि और एक्सप्लेन कर दूँ, तो आगे बढ़ते हैं। माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस होती है। सर माइक्रोवेव में खाना प्रोड्यूस करते हैं, वो तो ठीक है, बट ये प्रोड्यूस कैसे होती है। तो हम करंट को ऑक्सीलेट कराते हैं स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स में। स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लेते हैं, वैक्यूम ट्यूब जैसे आपके पुराने टीवी होते हैं, तो उसमें पीछे वैक्यूम ट्यूब रहती थी बड़ी सी, वो चीज़ है। तो उनमें हम इलेक्ट्रिक करंट को ऑक्सीलेट कराते हैं, वहाँ से प्रोड्यूस होती है। या कुछ हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेटिंग सर्किट यूज़ करने होते हैं, वहाँ से भी हो जाता है। तो माइक्रोवेव है प्रोड्यूस बाई ऑक्सीलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब, प्रोड्यूस बाई ऑक्सीलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, ऑक्सीलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेटिंग सर्किट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेटिंग सर्किट भी लें अगर हम वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, तब भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों से हो सकता है। आप ये भी लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेटर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी वही बात है। तो माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करते हैं करंट को ऑक्सीलेट करा के, कहाँ, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स में। वैक्यूम ट्यूब्स जैसे पुराने टीवी के कैबिनेट में रहती थी पीछे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेटर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इंफ्रारेड क्या होता है। आजकल तो वाईफाई का हॉटस्पॉट का ज़माना आ गया, उससे पहले ब्लूटूथ होता था, उससे पहले इंफ्रारेड होता था नोकिया के पुराने फ़ोन में। तो ये भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, देखिए इंफ्रारेड क्या है। इंफ्रारेड कब प्रोड्यूस होता है कि जब हम कोई बॉडी लें, कोई भी बॉडी, हॉटर बॉडी हो, मतलब बहुत हॉट टेम्परेचर में कोई बॉडी हो, अ बॉडी एट हॉटर टेम्परेचर, उसमें क्या हो, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर रीअरेंजमेंट हो किसी एटम में, कोई हॉट बॉडी है, उसके एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है उनमें रीअरेंजमेंट हो, ट्रांजिशन हो, लोअर से हायर ऑर्बिट या हायर से लोअर ऑर्बिट, तो वहाँ पे जो प्रोड्यूस होती है वो होती है इंफ्रारेड। ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, रीअरेंजमेंट ऑफ outer orbital electrons, rearrangement of outer orbital electrons in atom molecule of hotter body। एटम मॉलिक्यूल मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होना कहाँ पे, एटम में या मॉलिक्यूल्स में। इन एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी एट हॉटर टेम्परेचर, हॉटर टेम्परेचर, TEMP लिख लेता हूँ, टेम्परेचर है ये। क्लियर है, शाबाश। देखो विजिबल लाइट कहाँ प्रोड्यूस होती है। विजिबल लाइट वो लाइट है जिसकी वजह से हम ये दुनिया देख पाते हैं, वो हमारी विजिबल लाइट होती है।
तो विजिबल लाइट होती है जब ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, कहाँ पे, गैसेस में, ठीक है, वहाँ पे। तो इट इज़ ड्यू टू आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन गैसेस, या जो आपके डिस्चार्ज ट्यूब्स होते हैं, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, एनोड डिस्चार्ज ट्यूब, वहाँ पे। तो आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, पता ही ना ट्रांजिशन क्या होता है, लो से हाई जाना, हाई से लो जाना, के से एल, एल से एम, या एम से के, वो चीज़। इन एटम्स, गैसेस या डिस्चार्ज ट्यूब। ऐसे चैप्टर्स को कभी मैं लिखाता नहीं था, एक्सप्लेन करता था बस। हाँ, लिखाना पड़ रहा है इस बार। देखो, ये चैप्टर बस एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं, नोट्स रेडीमेड मिलते हैं इसमें। चलो कोई नहीं, किस्मत है। क्लियर इतना, शाबाश। नेक्स्ट देखो, यूवी रे। यूवी रे तो यार सनलाइट से निकलती है, और जो भी आर्क लैंप होते हैं उनसे निकलती है, ठीक है। तब हम पे है यूवी रे, यूवी रेज, यूवी रेज। तो यूवी रे किससे निकलती है? बाई आयनाइज गैसेस, आर्क लैंप या सनलाइट। तो बाई प्रोड्यूस कहाँ से होती है? सनलाइट से होती है, या कोई आयनाइज गैस हो, या आर्क लैंप हो। आर्क लैंप होते हैं ना, जैसे ब्रेडी का आर्क में देखा था आपने, वही चीज़ मेथड में ना। यूवी रे के बाद एक्सरे। तो एक्सरे तो आपको पता है, जब हाई मूविंग कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी वाले टारगेट करते हैं मेटल को, ठीक है। ये तो ड्यू टू कोलिजन ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू कोलिजन ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स विद हैवी मेटल टारगेट। एक्सरे को किसने डिस्कवर करा था? रोएंटगन ने, पता है ना, रोएंटगन, उन्होंने। तो हैवी मेटल टारगेट्स पे। और फाइनली हमारे पे आखिरी गामा रे। गामा रे तो यार मॉलिक्यूलर डिसइंटीग्रेशन से होती है, आपको पता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो होता है उससे होती है गामा रे। तो ड्यू टू डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई, ये लिख सकते हैं, ड्यू टू डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई। रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई का जब डिके या डिसइंटीग्रेशन होता है तब निकलती है गामा रे। तो हम पे प्रोडक्शन थे, देख लेना आप लोग।